तो झारखंड बोर्ड क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रोहित सर आप सभी को आज अर्धवार्षिक परीक्षा के रिगार्डिंग सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो जो बच्चे क्लास 9 के हैं हमारे चैनल पे आ गए हैं तो वो जो है सो ज्वाइन कर जाएंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे ताकि मैं लगातार जो वीडियो डालूंगा वो आपको समय पे मिल जाए, है ना। क्योंकि क्वेश्चन जो है सो दोस्तों लगातार आने वाली है, रेगुलरली क्वेश्चन आने वाली है आपके VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं, ऑब्जेक्टिव्स। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं पैटर्न में शामिल किया गया है तो उसको डाल देंगे लास्ट में। तो चलिए हाफ ईयरली का फिर से बता दें, हाफ ईयरली के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया जा रहा है। बाकी शुरू करते हैं, आइए देखते हैं आज सामाजिक विज्ञान का कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है सो हम लेकर के आए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान का सबसे पहला सवाल जो है आपको दिख रहा होगा, ये आपका इतिहास से है ना। तो 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? ये हर लिखा हुआ है, एक्चुअली में हार है, ठीक है, क्या हार है। तो किस युद्ध में हार हुई, मतलब फ्रांस की हार किस युद्ध में? तो वाटरलू और न्यू ऑरलियंस और वेरडून और हार्सुबैंड। याद रखिएगा कि फ्रांस की हार जो है सो वाटरलू का युद्ध में हुआ था, ठीक है, वाटरलू का युद्ध हुआ था, उसमें फ्रांस हार गया था। और इस समय जो इसका राजा था वो कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ये युद्ध हार जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था, है ना, तो वो हार जाता है। याद रखिएगा वाटरलू बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। चलो सवाल नंबर सेकंड क्या है कि फ्रांस में सबसे पहली फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त थी? तो इसको हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, 3 है, ठीक है। प्रथम स्टेट आप लोग को याद होगा, प्रथम स्टेट इसमें कुलीन वर्ग थे, सॉरी पादरी वर्ग थे। कौन थे? पादरी वर्ग थे। फिर आपका द्वितीय स्टेट था, द्वितीय में क्या थे? द्वितीय में थे हमारे कुलीन वर्ग, कुलीन और सामंत वर्ग, है ना, कुलीन। और तृतीय में क्या थे? तृतीय में जो है सो समझ लीजिए किसान है, आम जनता है, ये सब व्यापारी लोग थे, वकील लोग, है ना। तो इसलिए इसको याद रखना है, हमेशा सवाल पूछता है, रिपीटेड है। तो 3 समाज में बटा था फ्रांस। चलो सवाल नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं कि चर्च के विशेष कार्य को, है ना, करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? सामंत वर्ग, सर्वहार वर्ग और पादरी वर्ग और जदीद। तो याद रखिएगा जिसे चर्च पे अगर किसी का रहता है दायित्व तो वो होता है केवल फादर लोग का, है ना। तो चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले, जैसे हमारे मंदिर के विशेष कार्यों को करने वाले होते हैं पंडित होते हैं, वैसे चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले पादरी वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? तो नेक्स्ट सवाल जो हमारा है वो क्या है कि फ्रांस में 1793 से 94 ईस्वी में जो है सो इस काल को किस नाम से जाना जाता है? तो आतंक राज, ठीक है। अब आवाज आ रही होगी, आई थिंक आवाज नहीं आ रही थी, आप लोग मिला लीजिएगा, है ना। पुराने वाले क्वेश्चंस का अगर आवाज नहीं आ रहा होगा तो आप लोग आंसर टिक कर जो कर रहे हैं हम उसको देख कर आप समझ सकते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है कि 1917 से पूर्व रूस का जो है ना, रूस पर शासन किसका था? 1917 से पहले जार निकोलस का। किसका? जार निकोलस प्रथम कि जार निकोलस द्वितीय? जार निकोलस तृतीय और चतुर्थ। यहाँ पे देखो 4 गो है, तो जार निकोलस द्वितीय का होगा, जार निकोलस द्वितीय का होगा, यानी कि 2 लाइन खिंचा हुआ है ना, द्वितीय है, जार निकोलस द्वितीय है, ये 2 लाइन खिंचा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना 1917 से पहले जो है पूर्व रूस पर जार निकोलस का शासन था। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि रूसी सांसद को जो है सो क्या कहते हैं, या फिर रूसी सांसद का क्या नाम था? तो यहाँ पे है संसद भवन, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे संसद वर्ड हम लोग बोलते हैं, रूस के लोग रशियन वर्ड बोलेगा तो उन लोग डीमा बोलता है। क्या बोलता है? उन लोग डीमा बोलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलो वेरी गुड। सवाल नंबर हमारा 8 है। 8 में क्या देख रहे हैं कि बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था कि केरेंस्की था या फिर जार निकोलस द्वितीय था कि कार्ल मार्क्स था?
तो बोल्शेविक संघ पार्टी के जो नेता थे ना वो थे कौन? लेनिन। कौन थे? इसका पूरा नाम है व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर व्लादिमीर लेनिन, इसका फुल नेम है। ठीक है, तो ये था हमारा बोल्शेविक पार्टी का नेता। चलो अगला सवाल, रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो प्रथम विश्व युद्ध से रूस से को हटाना, या फिर जमीन किसानों को दे देना, या फिर कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण करना, या फिर गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो यहाँ पे जो है ना रूसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य था कारखानों पर मजदूर का नियंत्रण। हाँ यही था। ये तो ऐसे सवाल को थोड़ा फिर से पढ़िए, क्योंकि देखो रूस का बात है, रूस में ये सभी क्रियाकलाप हुआ था कि उन लोग को लग रहा था ना रूसी क्रांतिकारियों को का उद्देश्य था कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटा दिया जाए। किसको हटा दिया जाए? रूस को। फिर जमीन किसानों को दे दिया जाए, ये भी इन लोग का था सपना, उद्देश्य था। तीसरा था कि कारखानों पर मजदूर का नियंत्रण हो, कारखानों पर मालिक का नियंत्रण नहीं, मजदूर का नियंत्रण, मजदूर अपने हिसाब से काम करेगा। चौथा क्या था कि गैर रूसी जातियों का समानता मिलना, यानी कि रूस में जो गैर जात के लोग गए थे, गैर रूस जो रूस के नहीं थे उसको बोलते हैं गैर रूस के लोग, वे लोग गए थे काम करने, तो उनको भी वहाँ पे दर्जा मिले, रहने का, खाने का, पीने का, है ना, समानता का अधिकार मिले। तो इसमें से क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर का ए और ऑप्शन नंबर का बोल रहा है कि पहला और दूसरा होगा, कि ऑप्शन नंबर का दूसरा तीसरा होगा, कि गा तीसरा चौथा होगा, कि डी सभी होगा। तो घा मतलब डी है, ठीक है, यानी कि आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि यह सभी चीजें रूस का मुख्य उद्देश्य था, रूसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य था। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? 1 जनवरी 1905 और 9 जनवरी 1905 और 15 जनवरी 1905 और 20 जनवरी 1905। तो रूस में रविवार के दिन पूरा खून का मतलब माहौल था, मतलब बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे, है ना, मतलब सैनिकों की ओर से बहुत लोगों को मतलब जो है सो गोली मार दिया गया था। ठीक है, तो वो 15 जनवरी 1905 को हुआ था। कब हुआ था? और उस समय रविवार का दिन था, इसलिए इसको खूनी, हाँ खूनी रविवार बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लडी संडे बोलते हैं, ब्लडी संडे, ब्लड वाला संडे। वैसे तो ये डेट जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें एक भी शामिल नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कहीं कहीं आप गूगल करोगे तो 15 जनवरी लिखेगा, 20 जनवरी लिखेगा नहीं, मतलब इसका जो एक्यूरेट डेट है 22 जनवरी। क्या है? 22 जनवरी 1905। ठीक है, तो ये कहीं दिया नहीं हुआ है। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऑप्शन नहीं रहते हैं तो आप लोग चिंता मुक्त रहें, आपको है सो उसका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 11, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4%। ये दिमाग में रट लो अभी से, है ना। चलो वेरी गुड। ठीक है, अगला सवाल देखो, भारत की मानक यमोत्तर रेखा कौन सी है? 23.30 अक्षांश जो उत्तरी अक्षांश है, या फिर 23.30 जो है दक्षिणी है, और 82.30 अंश उत्तरी है, इनमें से कोई नहीं। 23 यमोत्तर बोला है, नहीं यही होगा उत्तर, मतलब उत्तरी वाला। ठीक है, 12 तो चलो ये सवाल का आंसर देखो जी, ये सवाल का आंसर जो है ना 23.30 जो है रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर है यमोत्तर रेखा। क्या है? यमोत्तर रेखा। ठीक है, यमोत्तर रेखा याद रखना। अच्छा, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? झारखंड से गुजरती है, मध्य प्रदेश होगा भैया, तो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। ठीक है, देखो कभी कभी हम लोग को जो है ना कर्क रेखा वाला सवाल लगता है, हम लोग जो कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, याद रखना, फॉर्मूला नहीं एक ट्रिक देंगे, ट्रिक से आप लोग पकड़ लीजिएगा, जो उसमें है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। तो देखो, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, गमछा झाड़, ठीक है, तो झाड़ से पहले झारखंड रख लो, झारखंड तो ये है, और मी से मिजोरम है, त्रि से त्रिपुरा है, पा से पश्चिम बंगाल है, रा से राजस्थान है, गा से गुजरात भी है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, मा से मध्य प्रदेश, ये भी हो जाएगा, छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कहीं है उड़ीसा? नहीं है। ये सभी जो है ना सभी है, लेकिन इसमें आ वाला कहीं अक्षर नहीं आ रहा है। मित्र पर गमछा झाड़ का ट्रिक में आ कहीं है नहीं, तो ओ भी नहीं है, आ भी नहीं है, यानी उड़ीसा हमारा यहाँ से नहीं गुजरता है कर्क रेखा, यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। ठीक है, चलो ध्यान दो, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। 14 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, गा हो जाएगा। चलो, एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा हो वो क्या कहलाता है? द्विपद
और तट और प्रायद्वीपीय और इनमें से कोई नहीं। याद रखना कि एक स्थल भाग जो तीनों और समुद्र से घिरा हो, तीनों और समुद्र से बोला है, तो वो हो जाएगा तट हो जाएगा। क्या होगा? तट हो जाएगा। ठीक। अच्छा, और द्वीप बोलते हैं चारों ओर पानी से घिरा हो, मतलब ये इधर से पानी हो, इधर से पानी हो, इधर से पानी हो, इधर से पानी हो, अब इसमें एक जमीनी हिस्सा है, तो हो जाएगा द्वीप। हाँ हाँ, लेकिन हम लोग का देखो, हम लोग का भारत का देखो, ये भारत का नक्शा है ना, ये भारत का नक्शा है, तो इधर जो पानी है ना, तो ये सब तट है। तट, इधर से पानी है, इधर से पानी है, इधर से पानी है, यानी कि तीनों इलाका से क्या पानी है, चौथा में क्या जमीन है, तो ये हो जाएगा तट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, ध्यान देना। तो ध्यान देना, बाढ़, ध्यान दो, देखो आगे देखो कि बोला जा रहा है कि बाढ़ वाले मैदान में नए तथा युवा निक्षेप किस नाम से आते हैं, तो नया जो रहेगा ना वो रहेगा भांगर रहेगा, और पुराना रहता है खादर, है ना। तो याद रखना, नया और युवा निक्षेप मतलब नया जो मिट्टी बह के आती है बाढ़ से, वो होती है भांगर होती है। बाकी अगर रहेगा पुराना तो खादर हो जाएगा। पुराना क्या रहेगा? खादर। चलो सवाल नंबर 17 देखते हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जानता है? तो गोवा वाला को बोलते हैं पता क्या? कोंकण बोलते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे गोवा में 2 तट है, एक कोंकण भी है और एक क्या है, कन्नड़ भी है। लेकिन जब आपको बोला जाएगा दक्षिण में हमारा कन्नड़ राइट हो जाएगा। दक्षिण में क्या हो जाएगा? दक्षिण में कन्नड़ राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो दक्षिण को वाला ये हो जाएगा। अगर बोलता है क्या पश्चिम बोलता तो कोंकण। ठीक है, सवाल नंबर 17 भी कंप्लीट है। 18 चलते हैं। किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? तो लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप और सभी जितने भी द्वीप हैं ये है सब प्रवाल भित्ति है, मतलब ज्वालामुखी का फटा हुआ जो है ना ये भाग है, सभी हो जाएगा। ठीक है, जितने भी द्वीप है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, है ना, सब क्या है, सब है सो प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। प्रवाल भित्ति क्या होता है? पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर, जो कि ज्वालामुखी फटने से बनता है। चलो, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह है वो, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी, मतलब सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी कौन सी नदी की होती है? तो अमेजन, नील और सिंधु, गंगा। नील हो जाएगा, नील होगा, नील। तो नील यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग जो है ना नील यहाँ पे गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेजन। क्यों होगा बता दे रहे हैं, देखिए यहीं पे पकड़ा दे रहे हैं। अगर द्रोणी बोल देगा, द्रोणी मतलब होता है जल जमाव, मतलब नदी का जमाव, नदी लास्ट में जमता कहाँ है। अगर जमाव बोलेगा तो क्या हो जाएगा? अमेजन बेसन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अमेजन बेसन बोलते हैं। अमेजन बेसन, हाँ, इसीलिए अमेजन है, अपवा द्रोणी हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसमें सवाल केवल ये पूछ दे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, तो नील। बड़ी नदी बोला तो नील, लेकिन बड़ी द्रोणी बोलेगा तो अमेजन। तो इसमें क्या है? द्रोणी है, तो क्या हो जाएगा? अमेजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखो अरब सागर, हमारा भारत का नक्शा कुछ ऐसा होता है, यमुना नहीं, गंगा, ऐसे भारत का नक्शा होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, इधर आपका अरब सागर है। तो अरब सागर में कौन नदी गिरता है? गंगा, यमुना, नर्मदा और गोदावरी नहीं। अगर इसमें जो है सो इसमें गोदावरी नदी गिर सकता है। ठीक है, एक मिनट, चलो ध्यान दो इधर। देखो यहाँ पे बोला गया है ना कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में नर्मदा गिरती है। कौन गिरती है? नर्मदा। गंगा, यमुना और गोदावरी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, गंगा यमुना सब है ना एक धार में बहती है, और सब कहाँ भी गिरती है? बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। हाँ, तो इधर वाला जो गिरेगा पाकिस्तान के नीचे अरब सागर में, वो खाली गिरता है नर्मदा। ठीक है, याद रखिएगा। एक और नदी है जिसका नाम ताप्ती नदी भी है। नर्मदा और ताप्ती 2 नदी है, जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में। बाकी गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी सब कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। दो ही तो हमारे पास समुद्र है, एक बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर। चलो ये पालमपुर गांव है। ठीक है, पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित थी? बताओ। 75। हाँ, 75, वेरी गुड। 75% लोग खेती करते थे। पालमपुर वाला कहानी में आप लोग पढ़े होंगे। खरीफ फसल, हाँ गलती किया है। खरीफ फसल होता है जो है ना, खरीफ फसल होता है वर्षा फसल। तो बारिश में ये है कब बोया जाता है? जून। यहाँ पे खरीफ फसल की अवधि होती है जून से अक्टूबर, और नवंबर से अप्रैल से गलती, यानी क्या होगा? जून से अक्टूबर। जून जुलाई में बोया जाएगा, अक्टूबर तक काट लिया जाएगा, है ना। धान जो रोपाया गया है ना, वो जून जुलाई में रोपना शुरू कर दिए लोग, और अक्टूबर नवंबर तक काट लेगा। तो ये खरीफ फसल का सीजन क्या होता है? जून जुलाई। क्या होता है? जून जुलाई शुरू होगा और अक्टूबर नवंबर तक काट लेगा।
तो जून से अक्टूबर लिख दे रहा है ये लगभग में इसको। अगला महीने में धान और कटा और आप लोग को पता रखना, हाँ बहुत ज्यादा कटा जाएगा, बहुत ज्यादा कटा जाएगा, जहाँ जल्दी लगा हुआ है। हाँ सबसे पहले इधर जहाँ हुआ है वहाँ हो जाएगा। खरीफ का मतलब होता है वर्षा, खरीफ का मतलब क्या होता है, तो वर्षा ऋतु जून में शुरू होता है, ठीक है। चलो, हरित क्रांति का क्या संबंध है, खाद्य पदार्थ से, खाद्यान्न के उत्पादन से, ठीक है। चलो इसका आंसर हो जाएगा ये, मतलब फसल के उत्पादन से, तेल के उत्पादन से नहीं, और दूध का नहीं, और मत्स्य का नहीं, मतलब मछली होता है। तो इसमें खाद्यान्न के उत्पादन से, यानी कि जो अनाज उगाते हैं ना, चावल गेहूं, उसका से संबंधित है ये हरित क्रांति। इनमें से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है, कार्यशील मतलब आपको जो है सो वर्किंग कैपिटल, औजार, भवन और नगद पैसा और कच्चा माल और मशीन। देखो कार्यशील पूंजी उसको बोलते हैं जो क्या होगा कि आपको रेगुलर इनकम देगा, तो इसमें मशीन हो जाएगा कार्यशील पूंजी। मशीन क्या हो जाएगा, कार्यशील पूंजी। तो कार्यशील पूंजी जैसे देखो लगता है कि पता है मशीन तो कार्य करता है, मशीन से लोग कमाता है पैसा। यहाँ पे कार्यशील पूंजी में ऐसी पूंजियां होती है जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को क्या कर दे, पैसा दे। तो देखो हर दिन हम लोग को क्या चाहिए, जीने खाने के लिए पैसा चाहिए, है ना। हमारे माता पिता घर से बाहर रहते हैं कमाने के लिए, नगद पैसा के लिए, है ना। फिर कच्चा माल ये होता है, अगर मान लो कोई किसान है, किसान कच्चा माल अपने पास रखेगा ना, तो उससे क्या कर सकता है, वो बेच के ला सकता है, वो ये अपना जो है सो जीविका चला सकता है। किसान लोग क्या करता है, चावल को रखता है, गेहूं को रखता है स्टॉक में, है ना, और जो जरूरत पड़ता है उसको क्या करता है, निकाल के बेच देता है। तो कच्चा माल भी हमारा जो है सो यहाँ पे कार्यशील पूंजी के रूप में यहाँ पे है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, ठीक है। सी राइट कर लेंगे। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि है, मतलब कृषि नहीं है, खेती करना कृषि है, सिंचाई मतलब पानी को पटाना कृषि है, फसल की देखभाल करना कृषि है, खाद और बीज बिक्री, अगर तुम खाद एवं बीज को तुम बेच रही हो तो क्या है, ये कृषि नहीं है, कृषि है नहीं है। वही बोला गैर मतलब नहीं होना, गैर मतलब क्या होता है, कृषि नहीं होना। कौन नहीं होगा, खाद बेचना। देखो एक सवाल है, थोड़ा पढ़ते हैं, नीचे दिए गए कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन एक बोलता है, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मतलब हम लोग मानव संसाधन हो गए, इसको शिक्षित करेंगे और स्वस्थ करेंगे, मतलब हम लोग मानव संसाधन है, हम लोग शिक्षित हो गए, पढ़ लिख रहे हैं और स्वस्थ हैं, तो हम लोग क्या है, हम लोग मानव पूंजी बन गए, ठीक है। दूसरा बोल रहा है मानव पूंजी में निवेश, मतलब मानव पूंजी बनने में निवेश चाहिए। ऐसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के लिए कॉपी किताब कलम पेंसिल का खर्चा माँ बाप उठा रहा है, तो क्या हो गया, मानव निवेश हो गया। फिर भौतिक पूंजी है ना, कि भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है, क्या बात सही है। अगर आज तुम्हारे माँ बाप तुमको पढ़ा रहे हैं तो कल तुम फल दोगे, तो ऐसा ही होता है ना। मतलब पहले निवेश करना, और निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, फिर क्या मिलेगा, प्रॉफिट। क्या मिलेगा, प्रॉफिट। पहले निवेश फिर प्रॉफिट, मतलब इन्वेस्टमेंट फिर प्रॉफिट। तो यहाँ पे पूछ रहा है ना कि यहाँ पे दोनों जो कथन है कौन कौन सही है, केवल एक सही है या फिर केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, और इसमें से दोनों गलत है। क्या लगता है, एक दो दोनों सही। क्या है कि मानव पूंजी में निवेश करेंगे तो वो भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल देगा। जैसे मान लो भौतिक पूंजी ये हो गया, जैसे मान लो तुम क्या खरीदा, तुम ट्रैक्टर खरीदा, क्या खरीदा, ट्रैक्टर खरीदा, तो भौतिक पूंजी हो गया। इसको तुम क्या करोगे, खरीदे तो तुम इसे कमाओगे, है, खेत जोत के कमाओगे, बालू ढो के कमाओगे, ईटा ढो के कमाओगे, है ना, हर काम करके कमाओगे, धान फूट कमाओगे, तो क्या है, पैसा मिलेगा उससे। तो भौतिक पूंजी से पैसा मिलता है। कोई मान लो कि डीजे ऑपरेटर है, डीजे खरीद लिया, और उसको क्या करेगा, महीना शादी ब्याह में बजाएगा तो पैसा कमाएगा ना, पूंजी बना के। हाँ, तो वो क्या है, वो है प्रतिफल है। तो वही बोल रहा है, क्या भौतिक पूंजी की तरह ही मानव पूंजी भी देगा फल, हाँ देगा। बाकी फर्स्ट तो सही है, ये है कि हम लोग संसाधन ऐसा है जो शिक्षित रखना पड़ेगा, स्वस्थ रखना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, मानव पूंजी का निर्माण करेंगे, हम लोग मानव पूंजी कहे जाएंगे। दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है, किस प्रकार जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। मतलब जनसंख्या मतलब लोगों की आबादी, देश की आबादी, राज्य की आबादी, है ना, दुनिया की आबादी, वो कैसे हमारे अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स के लिए जो संपत्ति के रूप में है, बताओ। शिक्षित एवं स्वस्थ है इसलिए, या फिर शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या इसलिए, और शिक्षित और स्वस्थ इसलिए, इनमें से कोई नहीं। काहे कि अगर आप जन्म लिए हैं, है ना, तो आप शिक्षित और स्वस्थ रहिएगा तो कल जाकर के आप देश को कुछ दीजिएगा। देश को क्या दीजिएगा, हो सकता है कि आप डॉक्टर बनिएगा तो आप लोगों को इलाज कीजिएगा, तो शिक्षक बनिएगा, लोगों को पढ़ाइएगा, है ना, तो देश के विकास में काम कीजिएगा। अगर आप शिक्षित हैं लेकिन आप स्वस्थ नहीं हैं, आप बीमार रहते हैं, तो आपका कोई गारंटी नहीं है बचिएगा नहीं बचेगा, आप देश को क्या दीजिएगा क्या नहीं दीजिएगा, कोई गारंटी नहीं है ना। देश आपसे उम्मीद भी करेगा नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं है। मान लो कि झारखंड का शिक्षा मंत्री मान लो देश कर गया, तो अब उसका बातें अलग हो गया, है ना। हाँ, अब अशिक्षित और स्वस्थ भी नहीं है, अगर आप पूरा तंदुरुस्त हैं, अब पढ़े लिखे नहीं है,
तो आपका समाज में भागीदारी तो होगा, लेकिन आप देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के पक्ष में नहीं कहे जाओगे। अगर कूली लेबर भी काम कर रहा है ना, तो वो क्या है, वो है सो जनसंख्या की अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से है, इनडायरेक्ट रूप से है। पढ़े लिखे लोग ही देश के नजर में क्या है, संपत्ति है ना। अनपढ़ लोग को नहीं गिनाता है, अनपढ़ लोग देश देश के जनता में गिने जाते हैं, लेकिन उन्हें परिसंपत्ति नहीं माना जाता है। इसीलिए पढ़ना भी जरूरी है और स्वस्थ रहना भी जरूरी है। इसलिए तुम लोग रोज सुबह सुबह करो, एक्सरसाइज करो, पढ़ो लिखो, है ना, तो स्वस्थ भी रहो और शिक्षित भी रहो। ठीक है, ध्यान दो। अगला सवाल, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से करता है परिभाषित। मतलब बेरोजगारी क्या होता है, ध्यान दो। जब प्रचलित मजदूरी हो और दर कम से मजदूरी को लोग काम कराते हैं, दो ए बाबू, जो अभी का समय में मजदूरी मिलना चाहिए उसको बोलते हैं प्रचलित मजदूरी, है ना, और आपको उस दर से कम में मजदूरी खटवा रहा है लोग, तो उसको बोलेंगे बेरोजगारी। या फिर दूसरा, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तब, या फिर जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता है, मतलब जो आदमी काम करना चाहता है वो नौकरी नहीं मिल रहा, काम ही नहीं मिल रहा, तब उसको बेरोजगारी बोलेंगे। या फिर डी, जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता है। मतलब कोई आदमी डिग्री ले लिया है ना, IAA BA चाहे डॉक्टर MBBS कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, और उसको ऐसा अपनी योग्यता के अनुसार उसको काम नहीं मिल रहा है, और काम नहीं मिल रहा है तो वेतन भी नहीं मिल रहा है, तो किसको बोलेंगे बेरोजगारी, बताओ। डी वाला। तो ध्यान देना, इसमें जो आंसर हो जाएगा ना, इसमें भी गा दिया, इसमें भी गा दिया, घा है, यानी कि घा है। देखो हम बता रहे इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि जो अभी रेट चल रहा है, मान लो को मजदूर का चल रहा है 500 रुपये रेट, 600 रुपये जो भी है ना, एक दिन का, तो वो प्रचलित मजदूरी है, उस दर पर काम करने का इच्छुक आदमी है कि हम कहीं भी काम मिलेगा कर लेंगे, लेकिन उसको रोजगार मिल ही नहीं रहा है, तो खा हो जाएगा आंसर, है ना, खास कर आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दें, मान लो कि बारिश के मौसम में, है ना, लगभग जो होते हैं ना वो मजदूर लोग, ठेकेदार मजदूर लोग क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग काम खोजते तो हैं, उनका जो रेट है फिक्स है ना, वो भी उन लोग तय रखते हैं कि नहीं लेंगे, लेकिन वो काम ही नहीं मिलता बेचारा लोग, है ना, वो हो गया। चलो सवाल नंबर 29, देखो सवाल नंबर 29, हाँ देखो ना, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाए गए हैं। मतलब अगर आप 1 to 5 क्लास में एडमिशन लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल, लोटो शिविर, या काखा दोनों, और इनमें से कोई नहीं। सर एक का नंबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो है ना, सरकार ने क्या किया था ना कि 1 to 5 में बच्चे लोग को एडमिशन कराने के लिए सरकार ने 2 योजना चलाई। अभी बहुत सारी योजना चलाए हैं, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, बहुत सारा चलाया है, लेकिन पहले जो था ना वो क्या था, सेतु पाठ्यक्रम, और मतलब बच्चे लोग को जो है सो मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक चीजें सिखाना है, जो बेटा गुना भागा का है सिखाना है, ABCD सिखाना है, वो सेतु पाठ्यक्रम हो गया। और स्कूल लोटो शिविर मतलब बच्चे लोग स्कूल जाते नहीं थे, तो उनके लिए स्कूल में भोजन का व्यवस्था किया गया, कम से कम खाना के लालच में पढ़ने आएगा, है ना, तो इसलिए क्या होगा, हाँ इसलिए इसको बोलते हैं, तो का खा दोनों हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो, ध्यान दो, मौसमी बेरोजगारी क्या है। मौसम एगो बेरोजगारी होता है, मौसमी बेरोजगारी देखो क्या होता है, जब उच्च डिग्री धारक, मतलब जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, उसको रोजगार नहीं मिलता है, तब बोलते हैं उसको मौसमी बेरोजगारी। या फिर जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, ठीक है, वो मौसमी हो गया। कि जब वर्ष में कुछ महीनों में रोजगार नहीं मिलता है, वो कि जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मौसमी बेरोजगारी का संबंध किससे है, किसी खास फसली मौसम में रोजगार नहीं मिलता है ना। या फिर रोजगार क्या लिख रहा है, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी, उसके बाद नहीं मिलता है। चलो सवाल नंबर हमारा है 37 का बी हो जाएगा खा। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, कानून का शासन, या फिर राजा का शासन, या फिर लोगों का शासन। चलो ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा राइट, सही है। अगला सवाल, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव मुकाबला, या फिर एक ही राजनीतिक दल का शासन, या फिर एक व्यक्ति एक वोट, या फिर कानून का राजा और अधिकार का आदर। यहाँ बोल रहा है ना, इनमें से कौन लोकतंत्र का विशेषता नहीं है, कानून का राजा और एक ही राजनीतिक दल का शासन, ये गलत बात है। यहाँ पे जो है ना, लोकतंत्र में क्या है, बहुत सारे दल होते हैं, है ना, एक होता है विपक्षी दल, एक होता है पक्ष में जो दल है, जो पक्षी दल, हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोकतंत्र का जो है सो विशेषता नहीं है। चलो सवाल नंबर 33 चलते हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है। लोकतंत्र का शासन एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव करते हैं, बात सही बोल रहा है।
मतलब लोकतंत्र में क्या करता है, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव कौन करते हैं, लोग करते हैं, हम लोग करते हैं नेता मंत्री के चुनाव में। दूसरा क्या बोल रहा है, लोकतंत्र के अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होनी चाहिए। ये या फिर लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुक्रम शासन का चलाता, ये नहीं होगा। देखो पूरा लोकतंत्र में कौन बात गलत है, गलत ये है। कैसे गलत है मालूम, कि लोकतंत्र में शासन तो होता है लेकिन उसमें एक रूप वंशानुगत नहीं होता है। मतलब इससे कि ये होता है ना, राजा का बेटा राजा बनेगा, यहाँ ऐसा नहीं है। नेता का बेटा यहाँ नेता बनेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनता चुनता है वोट से, है ना। अगर जनता अगर बना देगा तो बन जाएगा, जनता नहीं बनाएगा तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो है सो ये वंशानुगत सिस्टम हट गया है। अब हम लोग का यहाँ पे कौन बनता है, नेता कोई बन सकता है ना। मान लो कि अगर 10 साल से कोई पार्टी राज कर रही है, उसका काम अगर समझ में नहीं आएगा जनता को, तो उसको क्या करेगी, हटा देगी और अगले समय में दूसरा सरकार चुनेगी। तो ये वंशानुगत नहीं कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है, इसमें कौन सा गलत है, गलत हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है। सवाल नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। लोकतंत्र मतभेदों टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। बात तो सही बोल रहा है कि लोकतंत्र है ना, भेदभाव को और टकरावों को संभालने का है ना तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र है तभी हम लोग क्या करते हैं, गलत को गलत बोलते हैं, सही को सही बोलते हैं, नहीं रहता तो नहीं बोल पाते। दूसरा क्या, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरे से बेहतर है क्योंकि यह शासन अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। यही बात सही लग रहा है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना है, ये बात सही है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं करता, ये बात गलत है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान करता है, लोकतंत्र से हम लोग का सम्मान होता है। दिखते नहीं तभी ना नेता लोग आता है वोट मांगने हम लोग से, प्रणाम करते करते हाथ जोड़ के। हाँ, तो ये नहीं वाला वर्ड गलती हो गया, ये नहीं वाला वर्ड क्या हो गया, गलती हो गया। यानी कि इसमें लोकतंत्र के पक्ष में यही नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। अब पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ है ना ने कब सेना तख्ता पलट की अगुवाई की, तो 1992 में, 1994 में, 1996 में, 1999 में। तो यहाँ पे पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो था ना, वहाँ पे सैनिक तख्ता पलट किया, मतलब वहाँ पर प्रधानमंत्री को हटा दिया और सैनिकों का शासन लागू कर दिया। कब किया, 1999 में। ठीक है। चलो सवाल नंबर 36, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ, 1991 और 92 और 93 नहीं सर, सेकंड वाला। जैसे भारत का हम लोग को याद रहता है, भारत का 1947 में हुआ था याद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अफ्रीका ना है, अफ्रीका के लिए क्या करोगे, 1994 याद रखना, 1994 मतलब भारत से काफी दिन बाद ये याद हुआ है ना। चलो अगला सवाल हो क्या, रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी। रंगभेद मतलब काला गोरा में भेदभाव, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। चलो अगला सवाल ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन बचा हुआ और। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 299। गलती है, लेकिन यहाँ पे जो है ना गलती लिख रहा है, यहाँ पे था कितना पता है, 343। अच्छा यहाँ क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 250। नहीं सर, 200। यहाँ पे कंफ्यूज किया था सवाल। देखो अगर बोलेगा ना भारतीय संविधान सभा में, एक वर्ड नहीं यहाँ जोड़ा नहीं है, भारतीय संविधान सभा में कुल, तो कुल बोलेगा ना, कुल के लिए 389 सदस्य थे, कितने थे, 389। लेकिन बोलेगा कुल भारतीय सदस्य, कुल भारतीय सदस्य, यहाँ पे वर्ड नहीं जोड़ा इसलिए हम लोग समझ में नहीं आता। तो भारतीय खाली रहेगा तो 289 रहेगा, 99 रहेगा, 299, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलो सवाल नंबर 39 है कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन प्रावधान नहीं है, शासन प्रमुख के अधिकार और शासन प्रमुख का नाम और विधायक के अधिकार और देश का नाम। मतलब क्या बोला जा रहा है, फिर से पढ़ते हैं। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें कौन प्रावधान नहीं रहता है, प्रावधान मतलब छूट। शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख के नाम और विधायक के अधिकार और देश का नाम। तो इसमें नाम हमको लगता नहीं रहता है, शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता होगा, है ना। देखो शासन प्रमुख का नाम नहीं रहेगा कभी, ठीक है। अधिकार रहेगा, विधायक का अधिकार रहेगा, देश का नाम रहेगा, लेकिन उसका नाम मतलब जो शासन है, उस शासन करने का प्रमुख नाम जो होता है ना, किसी का नहीं है। ये लोकतांत्रिक में ही आएगा। कोई कभी नहीं बोल सकते हैं कि हाँ कि इसका शासन है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इसका मोदी का राज है, चाहे इसका राज है, ये गलत बोलते हैं हम लोग। किसी का नाम नहीं आ सकता है, किसी का नाम नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। चलो क्योंकि देश क्या है, लोकतांत्रिक ना है, सभी का यहाँ पर राज है, सभी का यहाँ पर राज है, जनता का राज है। देखो भारतीय संविधान सभा ने जो है सो किस दिन अपना पूरा कानून मतलब बनाया, 26 नवंबर 1949 को। अगर बोलेगा भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना जो संविधान लागू किया, लागू रहेगा तो 26 जनवरी रहेगा 1950। अरे जनवरी है ये नहीं है, तो 26 नवंबर 1949 को ये क्या किया, अपना काम पूरा कर लिया। क्या काम पूरा कर लिया, संविधान लिखने का। संविधान लिखने का काम कब पूरा हो गया,
तो इसी तरह से हम लोग करीब 40 क्वेश्चन किए जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों आप लोग से फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग जो है सो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा और बाकी जो है सो हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।